कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए बेटा, खूब खुश रहो, ठीक है। तभी चीजें अपने फेवर में आती हैं। यदि अंदर से उत्साह रहता है तभी चीजें अपने अनुकूल बनती हैं बेटा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। एक पार्ट ये हो गया। क्या कर रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमको समीकरण बनाना है। एक तो प्रश्न ये हुआ है, ठीक है, और दूसरा है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो उनके हल ज्ञात करना है। तो बड़ा काम क्या है बेटा? रैखिक समीकरण युग्म बनाना। ये कंडीशन दे रखी है। सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, सेकंड, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे और सिक्स्थ करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन क्या है बेटा? दो संपूरक कोण। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संपूरक कोण के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं क्या कि संपूरक कोण के जो दो कोण संपूरक होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, ठीक है। वो जानकारी यदि आपके पास है तभी आप इसको कर पाओगे। फिर कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसका मतलब एक हमको बड़ा कोण मानना पड़ेगा और एक छोटा कोण मानना पड़ेगा। कहता है कि कोणों को बताओ। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करें बेटा? हमने क्या चर्चा की थी कि जो चीज हमको मानना होता है, जो चीज हमको निकालना होता है, उसी चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम क्या लिखें? सेकंड पार्ट, माना दो संपूरक कोणों में से दो लैंग्वेज मिला देंगे बेटा, तभी बात बनेगी। यदि हम लैंग्वेज मिला देंगे, हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं, तब बात बहुत अच्छी बन जाएगी बेटा। तो हम क्या लिखें? माना दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण की बात कर रहा है ना बेटा? बड़ा कोण, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा कोण, लेकिन हमको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो बड़े कोण को हम माना दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x है। क्या बेटा? x है। तथा छोटा कोण y है, ठीक है। आप देखो, दो शर्तें होना चाहिए क्योंकि दो अननोन टर्म्स हैं, दो अज्ञात चीजें हैं, दो चर राशियां हैं, दो चर हैं। कौन कौन सा चर है? x और y। तो इनको पता करने के लिए दो समीकरण चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। और इसमें एक ही दिया है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। लेकिन एक चीज छुपी है। क्या छुपी है? कि संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण है। तो क्या लिखें? चूंकि x और y संपूरक हैं, इसलिए x प्लस y बराबर 180, ठीक है। समीकरण हमको बनाना है। कहता है दो संख्याओं क्या कर रहा है? रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो एक समीकरण तो हमारा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, समीकरण किस फॉर्म का हम लोगों ने लिखा था बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, जो अचर पद है उसको भी हम इधर ले आते हैं। तो या हम लिख रहे हैं या x प्लस वाई माइनस 180 बराबर 0, ठीक है।
ये तो हो गया एक समीकरण, ठीक है, या एक आंसर हो गया बेटा ये, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब क्या करा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखे बेटा, अब प्रश्नानुसार जो बड़ा कोण है x छोटे से 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18। ये 18 ज्यादा है, तो हम क्या करें, एक तो तरीका ये कि 18 में से ले लें, माइनस कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ये ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 18, 18 भी इधर जाओ तो x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। अब यहां आंसर में लिखो, आंसर अलग से लिख लेते हैं। क्या लिखें, जो पूछ रहा है बस उसी में लिखा देते हैं। क्या कहा, निम्न समीकरण रैखिक युग्म समीकरण युग्म होंगे। तो हम क्या लिखें, अतः क्या लिखें, अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे। क्या होंगे बेटा, x प्लस वाई माइनस 180 बराबर 0, और क्या बेटा, x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0। और ये ऐसे कर दो बेटा, फिर यही हम आंसर लिख लेते हैं। क्या लिखें, उत्तर लिखते ना बेटा, उत्तर, ठीक है। अब अभी सॉल्व करना बाकी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो फिर अब कहां से शुरू करें, इसमें कुछ नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, ठीक है। फिर लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बेटा, y इधर रहने दो, बाकी सब चीजों ट्रांसफर कर देगा। y बराबर x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 180 उधर जाएगा तो प्लस का 180 हो जाएगा। कहां रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, y से समीकरण 1 से y बराबर इतना, समीकरण 2 में रखने पर। यही हो गया बेटा, कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 में रखने पर, क्या बेटा, सही चले ना। क्या किया, इसमें रखेंगे, क्या है ये y का मान है, y का मान x के रूप में समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया, ठीक है। यही है प्रतिस्थापन विधि। क्या, y को x के रूप में हम यहां रख देंगे, ठीक है, y को x के रूप में यहां रख देंगे। y बराबर क्या जाएगा बेटा, माइनस x प्लस 180। y की जगह पे रखना ना, तो x को हम जो का तो लिखा रहने दें, माइनस का साइन लगा दें, और y की जगह पे हमको लिखना है माइनस x प्लस 180। यही है ना बेटा, x माइनस वाई। अब माइनस 18 बराबर 0, ठीक बेटा, बस ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ये हो जाएगा माइनस 180, ये हो जाएगा माइनस कितना बेटा 18 बराबर 0। तो ये जाएगा, या समीकरण को बढ़ाते तो क्या लिखते, या 2x बराबर, यही कर लो माइनस 8 और 8 1 9, 2x इक्वल टू, या 2x बराबर 198, ठीक है, 2 से भाग कर दो, या x बराबर 2 9 18, 1 19, 2 9 18, x बराबर 99 आ गया।
बड़ा कोण हमने x माना था, तो बड़ा कोण हमारा 99 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो बेटा, x का मान क्या गया 99। अब x का मान कहां रख दें, कहीं भी रख दो, क्यों, x का मान कहीं भी रख दो, कहां रखें, कहीं भी रख दो। x का मान समीकरण 1 किसको माना था, इसको ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां से हम मिटा दें। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर बेटा, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x क्या आया बेटा 99, तो यहां 99 लिख देते हैं, धन y माइनस 180 बराबर 0। अब देखो ये y माइनस, इसे यही सॉल्व कर लेते, मतलब 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 81। बहुत सुंदर बेटा। अतः बड़ा कोण जो आपने माना था ना x, बड़ा कोण x बराबर कितना बेटा 99, तथा छोटा कोण y बराबर 81। अब चेक कर लो बेटा, इनका सम 9 1 10 और 9 1 10 8 18 180 आ गया, और अंतर देख लो बेटा, अंतर 18 आना चाहिए, 9 में से गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 18। बहुत सुंदर बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, पहले आपने क्या किया, समीकरण के युग्म बनाए, क्या बनाए, समीकरण के युग्म, और फिर उन युग्मों को बीजगणितीय विधि से 3.1 में हम लोगों ने क्या किया था, कैसे निकाला था मान, ज्यामितीय विधि से, कैसे निकाला था बेटा, ज्यामितीय विधि से, निर्देशांक ज्यामिति से, उसके जो एक्स अक्ष पे जहां क्या बेटा, उन दोनों रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो भुज था वो x का मान होता था, और जो कोटि था वो y का मान होता था। यहां हम लोगों ने क्या किया है, बीजगणितीय विधि से इस क्वेश्चन को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हो गया बेटा। अब क्या करें, अब इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। क्या बेटा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं बेटा। क्या लिखे, माना बल्ला पहले कहा गया ना बेटा, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य रुपए x है, तथा एक गेंद का मूल्य रुपए y है। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार 2 शर्तें हैं, क्या लिखे, प्रथम शर्तानुसार 2 कंडीशन दे रखी है ना। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगा, कहता है 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य क्या है x, तो 7 बल्ले का हो जाएगा 7 into x। क्यों,
एक बल्ला मान लो 100 रुपए का है, तो 7 बल्ला 700 का क्या किया, गुणा किया, तो एक x का है तो 7 कितने का हो जाएगा, 7x का, 7x प्लस 6 गेंद 6y इक्वल टू 3800 है, या 7x प्लस 6y माइनस 3800 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 लिखना पड़ेगा ना बेटा, एक युग्मी हो गया। द्वितीय शर्तानुसार क्या बेटा, 7 बल्ले 6 गेंद हो गया ना बेटा। अब क्या है, 3 बल्ला तथा 5 गेंद, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। सही चला ना बेटा, 1750 इधर ले आओ, या 3x प्लस 5y माइनस 1750 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण निम्न समय रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो क्या लिखें, अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे। क्या होंगे बेटा, एक तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 6y माइनस 3800 इक्वल टू 0। एक ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा, 3x प्लस 5y माइनस 1750 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। कहता था कि समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब इनको हल करना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 माना था ना, इसको समीकरण y 2 माना था। अब लिखें समीकरण 1 से, क्या लिखें बेटा, समीकरण 1 से ये 6y इधर रखो, 6y बराबर 7x उधर जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, और ये आ जाएगा इधर, तो ये कितना आएगा, प्लस का 3800, या y बराबर माइनस 7x प्लस 3800 बटे 6। समीकरण 1 से y बराबर इतना, समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 क्या है बेटा, 3x, तो x क्या पे तो हम x ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, 3x प्लस 5y, 5 या 5 और y के जगह पे ये पूरा चीज क्या, माइनस 7x प्लस 3800 बटे 6 प्लस 5y है ना बेटा, तो y की जगह पे हमने ये लिख दिया, क्यों, y का मान ये था। फिर माइनस 1750 बराबर 0। बस अब देखो एक बात बताएं बेटा, इस 6 को सबसे पहले खत्म करते हैं, अपान वाला लफड़ा सबसे पहले खत्म कर लेते, तो 6 से गुणा करने पर प्रत्येक पद में क्या लिख दें, प्रत्येक पद में 6 से गुणा करने पर, छह से गुणा करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 18x, इसमें 6 से गुणा करोगे यहाँ तो 6 और ये 6 कट जाएगा,
ये बचेगा 5। अभी इसको लिखा है -7x प्लस 3800 था ना बेटा, प्लस 3800। ठीक है, ये हो गया, 6 कट गया। अब इसमें भी 6 से गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा -6 0 0 6 5 30 6 7 42 3 45 5 हाथ है 4 6 6 4 10। सही चल रहा है बेटा? क्यों दिख रहा है, प्रॉपर ये लेटर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बेटा? थोड़ा सा मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके देख लेंगे, कोई चीज मालूम नहीं पढ़ने में आ रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेना बेटा, ठीक है? या समीकरण को आगे बढ़ा लेना बेटा, तो या लिखते हैं 18x 5 का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो -35x, ठीक है? और 5 का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 5 0 0 5 और 40 0 हाथ 4 5 15 4 19 -10 50 10 500 है ना बेटा, इक्वल टू 0। ठीक से समझ के करना बेटा, है बैलेंस बनाते हुए चलना बेटा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 19,000 ही आएगा ना, ठीक है? और माइनस ये कितना था 17, ये कितना था 1750 था ना बेटा। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई किया था 6 से, है 6 0 0 6 5 30 की 0 हाथ है 3 6 से 42 3 45 5 हाथ है 4 6 6 4 10। सही चला ना भैया? अब देखो 18x में से 35x चला जाएगा तो माइनस का 17x बचेगा। कितना बेटा? माइनस का 17x। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 19,000 है, ये 10,000 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, इस 0 से ये 0 जाएगा 0, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है? एक में से गया 0 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा, है सब माइनस है, सब प्लस नहीं, ये बेटा प्लस का आएगा। क्यों? प्लस वाला ज्यादा ना भैया, ये 19,000 प्लस है, ये 10,000 माइनस है, तो ये ज्यादा है तो ज्यादा का साइन लगाएंगे। अब ये उधर जाएगा तब माइनस होगा, या -17x बराबर -8500, ठीक है? दोनों माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, या x बराबर हो जाएगा 8500 बटे 17, 17 1 17 17 25 85। बहुत सुंदर, क्या सुंदर है? जो ये हमने माना था कि बल्ले का मूल्य ₹x है, तो x का मान आ गया 500, इसका मतलब बल्ले का मूल्य हो गया 500, ठीक है? अब x का मान कहीं रख दो। क्यों? यहां भी रख सकते थे, लेकिन इसका हमने कोई नाम ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। x का मान कहां रखें? समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? तो रफ करना पड़ेगा, इसी पोर्शन को रफ किए दे रहे हैं, ठीक है बेटा? आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा, तो कैसे करें? x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो 7x है, हम लिखेंगे 7 × 500, ठीक है? 7 × 500 प्लस 6y माइनस 3800 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 7 25 35 3500 प्लस 6y माइनस 3800 बराबर 0। तो 3800 में से 3500 चला जाएगा तो 300 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो है हमारा ऋण का रहेगा, क्योंकि ऋण वाला ज्यादा है। 6y माइनस 300 बराबर 0, या 6y बराबर 300, या y बराबर 300 बटे 6, 6 6 6 5 30, 50 रुपए आ गया। बहुत सुंदर। तो अतः
एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50। अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50। बहुत सुंदर बेटा, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कर लिया। कौन सा पार्ट कर लिया बेटा? थर्ड पार्ट। ठीक है, बढ़िया चला ना भैया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कमेंट में तो कुछ आप लिखते नहीं, क्यों? तो हमको पता नहीं चल पाता भैया कि क्या है, वस्तु स्थिति का पता चलना चाहिए। ये कहीं कोई प्रॉब्लम है तो लिखो, ये अच्छा लगा तो लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए भैया, तभी तो पता चलेगा कि हम और आप कहीं जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में एक तारतम्य है। आपने इस सेशन को देखा है, इस सेशन को समझा है, तभी तो पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चल पाता बेटा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है बेटा, समझना बेटा। फोर्थ पार्ट, ठीक है। और जो चीज प्रैक्टिकल होती हैं, जो दुनियादारी में प्रयोग होने वाली चीजें होती हैं, वही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो अप्लाइड मैथ्स कहलाती है, प्रयुक्त होने वाली गणित, यूज होने वाली। कहता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड चार्ज के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक भाड़ा तो फिक्स है, टैक्सी रोका, टैक्सी में बैठे, आप जाओ या न जाओ, तुरंत हो जाए, उतर जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने रोका है गाड़ी को, गाड़ी में आप बैठे हैं, फिर आप तुरंत उतर गए, भले ही मूवमेंट नहीं किया, तो आपको एक फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, बिजली का मीटर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, आपने कनेक्शन ले लिया, सप्लाई ले लिया, मीटर लग गया। ठीक है, आप यूज करो, सप्लाई आपके यहाँ यूज आ रही है कि नहीं आ रही, या आप रूम बंद करके कहीं बाहर घूमने चले गए हैं और 1 महीना तक नहीं आए, तब भी आपने बिजली तो खर्च नहीं की, लेकिन एक फिक्स्ड मीटर चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड मीटर चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स्ड। क्या लिखा बेटा यहाँ? नियत, नियत चार्ज इसका देना पड़ेगा। बाकी पर यूनिट के हिसाब से, मान लो आप 100 यूनिट खर्चा करते हो, तो 1 यूनिट का मान लो 2 रुपए है, तो 200 रुपए ये देना पड़ेगा, और जो फिक्स चार्ज होगा 50 रुपए 100 रुपए वो ये देना पड़ेगा। ये तब पड़ता है फिक्स चार्ज जब आप यूज करो या ना यूज करो, तब भी फिक्स चार्ज देना है। तो ऐसे ही बेटा इसमें लेट करना है। ठीक है, ये क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो फिर कहता है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मानते हैं ना बेटा। माना, क्यों, क्या माना, माना नियत भाड़ा, क्या बेटा? नियत भाड़ा ₹X है तथा क्या पूछा था? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा Y है, तथा जो पूछ रहा है बस वही हम मान लेंगे। ठीक है, उसी चूल में चूल सेट कर देंगे, वही लैंग्वेज हम लिख रहे हैं बेटा जो पूछ रहा है। तथा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y है,
थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज इधर ऐसे भी लिख सकते हो, तथा प्रति किलोमीटर, नहीं यही लैंग्वेज ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपए वाई, मतलब हर 1 किलोमीटर का भाड़ा रुपए वाई है। बात समझ पा रहे ना? जैसे मान लीजिए, चलो अभी क्वेश्चन के हिसाब से मानते क्या, तो यहाँ दिया, ये अलग से मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करा है, समझ क्या, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है। अब देखो पहली शर्त है बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन है क्या, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिक्स चार्ज तो देना ही है, चाहे आप जितना भी चलो या ना चलो। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार गाड़ी में बैठ गए तो एक्स तो आपको देना है, रुपए एक्स देना है आपको। फिर कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर, नहीं हाँ 10 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी तय कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए कितना है, वाई, तो 10 वाई आपको ये देना है। बात समझना बेटा, एक्स रुपए तो फिक्स चार्ज, बैठे भैया लाओ, उतरना है वहां उतर गया, लेकिन ये एक्स रुपए दे दो। अच्छा कुछ दूर चलना है, कितना चलना है, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई और दे दो, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। अब ये कहता है कि कुल जो ये है फिक्स्ड और 10 वाई मिला करके कितना हो रहा है, रुपए 105, रुपए नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये 105 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं भैया, कि फिक्स चार्ज प्लस 10 वाई बराबर 105, बस या x प्लस 10 वाई माइनस 105 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया ना बेटा। द्वितीय शर्तानुसार, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर जाओ या 20, एक्स रुपए आपको देना है फिक्स, और प्लस 1 kilometer के लिए वाई, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, और 15 किलोमीटर कितना देना पड़ा, 155 बराबर 155। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, फिक्स चार्ज x रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से हुआ x प्लस 15 वाई, और प्रश्न के हिसाब से हुआ 155। इसका मतलब ये हमारा और ये प्रश्न का दोनों इक्वल है ना बेटा, 15 किलोमीटर भाड़ा है, हमारे हिसाब से भाड़ा इतना हुआ, प्रश्न के हिसाब से भाड़ा इतना हुआ, और ये दोनों भाड़ा कितना है, 15 किलोमीटर का। इट्स मींस दिस इक्वल टू दिस। क्लियर? अब इसको 155 को बदल जाओ, x प्लस 15 वाई माइनस 155 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब जो लिखना है वो लिख लेते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे। क्या होंगे बेटा, एक ये है समीकरण, क्या है, x प्लस 10y माइनस 105 बराबर 0। दूसरा है x प्लस 15y माइनस 155। ये 0 हम कहा, ये क्या है, 155 ही है ना बेटा, हम 0 कहां से ले आए, माइनस 155 बराबर 0। बेटा बता दिया करो कुछ यदि गलत हो रहा है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्या, रैखिक समीकरण युग्म वाला आंसर हो गया। एक पार्ट ये हो गया। फिर कहता है इनको हल भी करने की बात हो रही ना, तो हल कर लेंगे। समीकरण यदि बन गया तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर यहीं से निकालो बेटा, समीकरण एक से x बराबर माइनस 10y प्लस 105, उधर जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 105 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
2 में रखने पर। ठीक है, 2 x है ना बेटा, x के जगह पे हमको क्या लिखना है, -10y + 105, यही ना बेटा, इस पूरे x के जगह पे ये चीज हमने रख दिया। क्यों, x की वैल्यू ये आई थी, +15y -155 बराबर 0 है ना भैया यहाँ, बराबर 0, यही है बेटा समीकरण 2। सही चल रहा बेटा। अब क्या करें, ये 15y है और ये माइनस का 10y, तो 5y बचेगा, या लिखो या 5y, कितना बेटा 5y, 155 माइनस का है और ये प्लस का 105 है, तो -50 बचेगा। तो यही होगा ना बेटा, बराबर 0। अब -50 उधर ले जाओ, या 5y बराबर 50, या y बराबर 10, 5 से भाग करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भाड़ा प्रति किलोमीटर है वो 10 रुपए हो गया। अब y का मान कहीं रख दो, y का मान समीकरण 1 के बजाय समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x + 15 y के जगह पे 10 -155 बराबर 0, तो x और ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है, या ये कितना बचेगा बेटा 155, 5 ही बचा ना, -5 बराबर 0, तो या x बराबर 5। तो फिक्स चार्ज 5 रुपए है, गाड़ी में बैठे 5 रुपए दो, उतर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, और कुछ दूर गए तो भी 10 रुपए के हिसाब से वो दे देना है बेटा। ठीक है, चेक कर लो बेटा, किसी भी इसमें रखो कि चेक करो, कहता 10 किलोमीटर के लिए 105 देना पड़ता है, तो फिक्स चार्ज 10 यहाँ 5 हो जाएगा, और 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए ये, तो 100 और 5 105 सही है बेटा, 15 150 हो जाएगा, और 5 और 155 ये भी सही है। बस इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अतः नियत भाड़ा x बराबर ₹5 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या बेटा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितना बेटा, y बराबर 10। ये आंसर आ गया, बहुत सुंदर। फिर एक पार्ट और है, कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब 25 के लिए हम तो निकाल लेंगे बेटा। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपए, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 गुणा 10 आ जाएगा। क्या लिखें, अब 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा कितना हो जाएगा बीजगणितीय व्यंजक में, x फिक्स तो देना ही है, प्लस 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का 25y बराबर फिक्स कितना आया था 5, और y का मान आया था 10, तो 25 गुणा 10, तो 5 गुणा 250, 50 क्या 5 धन 250, तो कितना हो जाएगा 255। बहुत सुंदर बेटा,
एक आंसर आपका ये हो गया। तो ये भाड़े हो गए भैया। ठीक है, एक आंसर आपका यहां आ गया। तो इस तरीके से आपने ये भी पार्ट कर लिया। ठीक है, कौन सा पार्ट किया? ये चौथा कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था बेटा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप समीकरणों को बनाना भी सीख रहे हैं, यहाँ बना भी रहे हैं, बनाया आपको नहीं मिल रहा है, और उनको हल कर रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होते हैं, कॉमन होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अक्सर पूछे जाने वालों में से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है, सही चल रहा है बेटा। अब 5th पार्ट है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से दो जोड़ दिया जाए। अंश और हर, इसका मतलब दो चीजें माननी पड़ेंगी हमको। एक्स को हम अंश मान लेते हैं और वाई को हर मान लेते हैं, तो भिन्न हो जाएगी हमारी एक्स बटे वाई। यदि अंश 2 है और भिन्न 3 है, सॉरी अंश 2 है और हर 3 है, तो भिन्न हो जाती है 2 बटे 3। ऐसा अंश x है और हर y है, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। बस हम कर लेंगे आगे बेटा। ठीक है, माना, क्या लिखे? माना 5th पार्ट है ना बेटा। माना भिन्न में अंश x है तथा हर y है, इसलिए भिन्न होगी, भिन्न क्या हो जाएगी बेटा? भिन्न क्या हो जाएगी बेटा? x बटे y। ठीक है, अब शर्त लगा लो। प्रथम शर्तानुसार x और y दो अननोन टर्म्स हैं, दो क्या बेटा? अज्ञात राशियां हैं, दो चर हैं। उनको पता करने के लिए हमारे पास दो समीकरण चाहिए, तो दो समीकरण के लिए दो शर्त दे रखा है बेटा, वहां है ना। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो x धन 2 और y था, y में भी 2 जोड़ने की बात कर रहा, तो क्या बेटा है? भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है, 9 बटे 11। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम मानक रूप में लाएंगे इसको बेटा। ठीक है, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। ठीक है, अब इधर ट्रांसफर कर लो, या 11x ऋण 9y धन 22 माइनस 18 बराबर 0। ये होगा ना बेटा। अब धन 22 और ऋण 18 मिलकर के धन 4 बनाएंगे बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? 11x ऋण 9y। ये हो गया समीकरण 1। बहुत सुंदर बेटा। युग्म बनाना था, एक तो बना लिया, जोड़े में से एक तो मिल गया। जोड़ा कितने का होता है? 2 का। ठीक है, युग्म, निम्न समीकरण में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो युग्म बनाएंगे। ठीक है, एक तो मिल गया ना भैया, एक होगा तब तो दूसरा आएगा, जब एक ही नहीं होगा तो दूसरा आएगा कहां से? जोड़ा बनेगा कैसे? क्यों बेटा? तो जोड़ा बनाने के लिए एक का होना जरूरी है, तब तो भैया दूसरा आएगा। जब एक ही नहीं होगा तो उसका जोड़ा कहां से आएगा? ठीक है, ये क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट। अब दूसरी शर्त लगाएंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या हो जाएगी बेटा? क्या कहता है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे 6 हो जाता है। अंश क्या है? x और हर है y, दोनों में 3 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 5 बटे 6। हमने भी इक्वल टू 5 5 6 लिख दिया। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 6x धन 18
बराबर 5y धन 15। इधर ट्रांसफर कर लो, या 6x ऋण 5y धन 18 ऋण 15 बराबर 0। ठीक है, या 6x ऋण 5y और 18 में से 15 जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो क्या लिखो, अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म होंगे। क्या हो जाएंगे, एक तो ये है बेटा 11x ऋण 9y धन 4 बराबर 0, और दूसरा ये है 6x ऋण 5y धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक पार्ट तो हो गया, कहता था युग्म बनाओ, तो भैया हमने युग्म बना दिया। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। ठीक है, समीकरण 1 से क्या बेटा 11x बराबर 9y माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, 9y प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो x बराबर या x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 6x है बेटा, तो 6 की जगह हम 6 लिख लेंगे और x के जगह पे लिखेंगे 9y माइनस 4 बटे 11। क्यों, यही आ रहा है बेटा x की जगह पे, यहां से x की जगह पे क्या जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11। ठीक है, यहां हमने रखा है x की जगह पे, फिर माइनस का 5y प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये बटे 11, बटा तो अच्छी बात नहीं है, बांटो, बट जाओ। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इस बटे को गायब करेंगे। बटे को गायब करने के लिए 11 से प्रत्येक पद में गुणा करना पड़ेगा। पद कितने हैं बेटा, ये ऋण से पहले एक पूरा पद है, ऋण और धन के बीच में जो 5y है एक पद है, 3 एक पद है। ठीक है, 0 भी एक पद है दूसरी तरफ। तो 11 से प्रत्येक पद में गुणा करने पर, प्रत्येक पद में 11 से गुणा करने पर, ठीक है, 11 से गुणा करोगे तो ये 11 कट जाएगा। ठीक है, यहां मान लो 11 से गुणा करते हो, ये 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6। तो 6 अभी हम लिखा रहने देते हैं, 6 ब्रैकेट में 9y माइनस 4, इसमें 11 से गुणा करोगे तो 11 × 55, 55y, 11 से गुणा करोगे तो 11 × 33, इसमें 11 से गुणा करोगे 0। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब हम x और y को निकालना है बेटा, यहां से निकाल लेते हैं। ठीक लग रहा है ना बेटा, बोलते तो हो नहीं भैया, आपका अमेंडमेंट में भी नहीं ले तो लिखा करो बेटा मेरा, कुछ तो लिखा करो कि कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि कोई दिक्कत है तो भी बताओ बेटा। ठीक है, तो क्या इसको इसी को बढ़ाना है ना, फिर लिखें या
इन 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9 54y, कितना बेटा 54y, ठीक है। और फिर 6 चौका 24 माइनस का 24, सही हो गया ना बेटा। फिर माइनस का 55y, और ये क्या बेटा प्लस का 33 बराबर 0। अब 54y और ऋण का 55y हमको देगा ऋण का 1y, 1 हम लिखते नहीं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा प्लस का 9, 33 में से 24 जाएगा 9 बचेगा बराबर 0, या ऋण y बराबर ऋण 9, ठीक है। y बराबर 9 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, चलो रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं। y का मान अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ठीक है, ये 2 है, y का मान रखना है। तो 6x तो हम जो कहते हैं लिख देंगे, 6x माइनस 5 हम ऐसे लिखते हैं, y की जगह पे हमको 9 लिखना है, इंटू 9 प्लस 3 इक्वल टू 0, या 6x माइनस 45 प्लस 3 बराबर 0, या 6x 45 और 3 42 हो जाएगा ना बेटा, या 6x बराबर 42, या के नीचे जा लिखो, ठीक है, या x बराबर 42/6, x बराबर 7 आ गया, 6 7 42, तो ये x बराबर 7 आ गया, और y कितना आया था 9, अतः भिन्न हो जाएगी, क्या लिखे, अतः भिन्न होगी x बटे y बराबर क्या बेटा 7/9, सही चल रहा ना भैया। अतः भिन्न होगी x बराबर 7 y बराबर 9, तो 7/9। अच्छा चेक कर लो बेटा, कहता है कि 7 और 9 मान लिया ना आपने, 7 और 9, कहता है 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ दो बेटा, यहां भी 2 जोड़ दो, तो ये 9/11 हो गया, वेरी गुड। कहता 3 जोड़ दें, तो 7 धन 3 और 9 धन 3 कितना आ जाएगा 10/12, रिड्यूस करो, 2 5 10, 2 6 12, 5/6 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या लिखें, अतः भिन्न होगी, इसी बात हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, अतः भिन्न होगी, अतः भिन्न होगी, अतः भिन्न होगी x बटे वाई बराबर 5/6। नहीं क्या आता था, y कितना आया था 7, y 9 आया था बेटा, 5/9 y 9 आया था, ठीक है, y 9 आया था, 5/9, बस यही हो गया हमारा आंसर। 5 क्या हो रहा है 7/9, x 7 आया ना, x कितना आया 7, y आया था हमारा 9, यही हमारा उत्तर हो गया बेटा। ठीक है, बस इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, हम लोग कर लेते हैं। ये देखो उम्र का सवाल आ गया। अब देखो ये तो नमूना है बेटा, अभी एक एक्सरसाइज हमको और करनी है, उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें स्टेटमेंट है, समस्या है ये, और इस समस्या से हमको समीकरण बनाना है। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चनों का हमको अभ्यास करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तभी हम बीजगणित में पूरे में पूरे नंबर ला पाएंगे। ये बहुत मायने रखता है कि आप इन सिचुएशन से, इन शर्तों से समीकरण तैयार कर सको,
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यदि ये आपने कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप भागोगे बड़ी तेज। कब? जब ये आप इन शर्तों से, इन सिचुएशन से आप समीकरण तैयार कर लो। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी भी है, ये उम्र का कोई ना कोई एक सवाल आ जाता है उम्र से संबंधित। एक आज क्वेश्चन बेटा संख्या से संबंधित आ जाते हैं। तो इस तरीके से कोई कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बेटा ये उम्र का है। अच्छा, उम्र के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें समीकरण मानते हैं, उसमें वर्तमान उम्र मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्तमान। और वर्तमान उम्र पूछ भी रहा है तो हम निकाल लेते हैं। क्या लिखे? माना, अच्छा संबंध किससे दे रखा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो जैकब और उसके बेटे से संबंध बना रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग दो चर वाले समीकरण बना रहे हैं तो हम अलग अलग मान लेंगे, लेकिन वर्तमान उम्र मानेंगे। क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखे? माना जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। तथा उनके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है, ठीक बेटा। अब शर्त लगाओ। अब देखो, कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आगे की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे बेटा आज आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? 15। कितने? 15। तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 15 + 5 20 के हो जाओगे। क्या किया? आज की उम्र पता है और 5 साल बाद की उम्र पता करना है, तो आप 5 जोड़ दोगे, 5 को प्लस कर दोगे, यही करोगे ना बेटा। और ठीक है बेटा, जैसे आपके पापा की उम्र अभी मान लो 45 है। कितना? मान लेते हैं 45 है। ठीक है, तो 5 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे? 45 + 5, और 45 के हैं तो 50 के हो जाएंगे। बस ऐसा ही इसमें भी हम करेंगे। तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त लिख लो बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। प्रथम शर्तानुसार क्या बेटा? जैकब 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x धन 5। अब बेटा हो जाएगा y धन 5। ठीक है, समीकरण बनाना सीखो बेटा। कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुना हो जाएगा। ये बेटा 3 गुना है किसका? इसका। बात समझे? लोग यही 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें नहीं गुणा करना है। ये तो बड़ा है ही है, ये 3 गुना है। किसका 3 गुना? इसका 3 गुना है। मतलब इसमें जब 3 से गुणा कर देते हैं तब दोनों की उम्र बराबर हो जाती है। बेटे की उम्र कम होगी ना, तो बेटे की उम्र में ये जब 3 से गुणा कर लें तब ये पिता की उम्र आएगी। तो जैकब की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना, मतलब पुत्र की उम्र में ये 3 से गुणा करते हैं तब ये जैकब की उम्र आती है। बस इतनी सी बात है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। या x धन 5 बराबर 3y धन 15। 3y इधर ले आओ। या x ऋण 3y धन 5 ऋण 15 बराबर 0। या x ऋण 3y और ये ऋण 10 बचेगा ना बेटा, ऋण 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। सही चला ना बेटा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। मजे ले लेकर के पढ़ो बेटा, मस्ती से। क्यों? सही चला ना बेटा? फिर क्या लिखे?
द्वितीय शर्तानुसार कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब के, अब पूर्व की बात आ गई। क्यों? अभी आप कितने साल के? 15 ना। 15 साल के आज हैं तो 5 साल पहले कितने के रहोगे? 15 में से 5 कम कर दो, 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे। तो ऐसे निकालेंगे 5 साल पहले जैकब रहा होगा x-5 का, और उनका जो सुपुत्र है, उनका जो बेटा है वो रहा होगा y-5 का। कहता है कि 7 गुनी थी ये उम्र, जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। इसमें यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। मार हड़बड़ाहट में रहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, इसी में गुणा करने लगते हैं। कहते हैं ये 7 गुना, अरे भैया ये 7 गुना है किसका? इसका 7 गुना है। क्यों? क्या कहते हैं, 7 से गुणा करेंगे? नहीं नहीं सर जी हम यहाँ 7। अरे भैया क्यों करोगे? अरे कहते हैं ये 7 गुना है। अरे भैया ये 7 गुना है, लेकिन किसका गुना है? इसका 7 गुना है। क्यों? बात समझ आ रहा है ना बेटा? तो ये अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, या x-5 बराबर 7y-35। इधर ट्रांसफर कर लो, या x-7y -5 प्लस 35 बराबर 0, या x-7y प्लस 13 है बेटा इक्वल टू 0। 35 में से 5 जाएगा, 30 बचेगा, वो भी धन का। ये हो गया बेटा, ठीक है। अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म होंगे, क्या होंगे बेटा? एक ये x ऋण 3y ऋण 10 बराबर 0, और एक ये x-7y प्लस 30 बराबर 0। तो ये कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, सही चल रहा है बेटा? बस अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी हम तो यही विश्वास है हमारा कि हम लोग का सही चला, लेकिन अभी मान निकालने में पता चल जाएगा कि ये समीकरण हमारे सही आ रहे हैं कि गलत। ठीक है, अब ये तो एक हल हो गया। फिर कहता है उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम क्या करें, कहीं से x का मान y के रूप में ले लेते हैं। समीकरण 1 से x बराबर, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो 3y धन 10 आ गया। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। x तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 3y धन 10, 3y धन 10 और -7y प्लस 30 बराबर 0। तो 3y और -7y मिलकर के हमारा -4y हमको देंगे, और प्लस 30 और प्लस 10 मिलकर के हमको प्लस का 40 देंगे बराबर 0। 40 उधर ट्रांसफर कर दो, -4y बराबर -40, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर 10 आ गया। बहुत सुंदर बेटा, y बराबर क्या आ गया, 10। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, y का मान कहाँ रखो, कहीं रख दो। y का मान समीकरण, चलो 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ही है ना बेटा, x -3 इंटू वाई की जगह पे 10, 10 आया ना बेटा, -10 बराबर 0। ये हो जाएगा x -30 -10 बराबर 0। तो x -40 बराबर 0, तो x बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो जैकब की उम्र x वर्ष है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 10। अब चेक कर लो, 5 वर्ष पूर्व जैकब रहे होंगे 35 के, और बेटा रहा होगा 5 का, है तो 7 गुना हो गया। 5 वर्ष पूर्व की बात हो गई, ठीक है। और ये 5 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 45 के, 40 के हैं भी, 5 वर्ष बाद हो जाएंगे 45 के, और ये 5 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा। तब देखो 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद ये उम्र आ जाएगी। अभी 10 और कितना है, 40 है। बस इसका मतलब हम लोग का आंसर सही आ गया। इसमें चेक करना चाहो इसमें भी चेक कर सकते हो। x के जगह पे क्या लिखना है, 40, और इसकी जगह पे 10, तो 40 में से 10 यहाँ 30 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा, -10, 0 हो गया। यहां रख दो बेटा, 40 में से 70 जाएगा, तो माइनस का 30 आएगा, -30 और +30 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो समीकरण बनाया है वो और जो हमारा आंसर आया है वो दोनों करेक्ट हैं। तो क्या लिखें, अतः उत्तर भी लिखना जरूरी बेटा, ठीक है। कोई ऐसा काम न करो जिसमें परीक्षक जो है आपके मार्क्स काटने की सोच सके, ठीक है। अतः जैकब की वर्तमान उम्र x बराबर कितना था, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। बस यही आंसर हो गया है। तो आपने बेटा सफलतापूर्वक प्रश्नावली 3.2 कर लिया, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 हो, 3.1 हो या 3.3 हो, उसमें जो ये समीकरण युग्म बनाना है इस पे हम विशेष ध्यान देंगे। वो कला सीखेंगे कि कैसे हम समीकरण बनाते हैं। समीकरण बन जाएगी तो हल तो हो ही जाएगी, लेकिन समीकरण बनाते समय हम किस ट्रिक का यूज करते हैं, क्या हम बोलते हैं, कैसे हम समीकरण बनाते हैं, उस पर विशेष ध्यान दे देना। फिर इसी से संबंधित और भी यदि समस्याएं होंगी तो आप समीकरण बना लोगे, ठीक है। समीकरण बनाना आना चाहिए बेटा बीजगणित में पूरे नंबर लाने के लिए। आज के लिए बेटा बस इतना ही, ठीक है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए उपयोगी होगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। धन्यवाद।